हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी। सो वी शुड स्टार्ट दिस टॉपिक. Let's took an overview. Introduction. After this, primordial germ cells, then gametogenesis, then spermatogenesis, differentiation of spermatocyte, structure of a single mature spermatocyte, oogenesis, structure of an ovum, and summary. All this under the subtopic we have to explain or understand this whole process of gametogenesis. So first take an introduction. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एज यू ऑल नो दैट, कि जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन मेल में, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और जो ओवरी होती है फीमेल में वो प्रोड्यूस करती है ओवा या ओवम. ओके, सो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, स्पर्म इज द मेल गैमेट, ओवरी इज द primary sex organ in female, and ova or ovum is the gamete in female. Okay, so both gamete are produced in a common process is called gametogenesis, but further we can study them in spermatogenesis and oogenesis in the under the subtopics. So start from the प्राइमोर्डियल जर्म सेल एंड मेल एंड फीमेल गोनेट्स. तो हम इसको पहले प्राइमोर्डियल सेल्स देख लेते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट गोनेट्स की. तो यहाँ पे सबसे पहले जो लेफ्ट साइड वाला जो है ये है द पिक्चर ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस. ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लेयर है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ, वो लेयर ट्यूनिका अल्बजेनिया बोलते हैं उसको. और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की. ठीक है, इसके अंदर डेवलप होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, छोटे छोटे स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियम डेवलप होते हैं, और बीच का जो स्पेस होता है यहाँ का उसको बोलते हैं इंटरस्टियल टिश्यू, और इंटरस्टियल स्पेस भी हम बोलते हैं. ठीक है, नाउ जो राइट साइड वाला डायग्राम है ये है टीएस ऑफ ओवरी. ठीक है, टीएस ऑफ ओवरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, वो डेवलप होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में. देन जो उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं. बाद में वो एंट्रम कैविटी और बढ़ जाती है मिच्योर ओवम बनाने के लिए, और एक मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है. आफ्टर दैट सम टाइम वो ग्राफियन फॉलिकल जो है रिलीज हो जाता है, जिसको हम एक प्रोसेस बोलते हैं ओव्यूलेशन, उसके थ्रू. ठीक है, ओव्यूलेशन के थ्रू वो रिलीज होता है एंड कॉपर्स ल्यूटियम डेवलप हो जाता है, और कॉपर्स ल्यूटियम फर्दरली डीजनरेट हो जाता है कॉपर्स अल्बानिकस में. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलते रहता है. इस टॉपिक को हम अलग से, ये पूरी साइक्लिक चेंजेस को हम एक अलग से टॉपिक में स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द नेक्स्ट अपकमिंग मॉड्यूल्स. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टुडेज टॉपिक दैट इज गैमेटोजेनेसिस. सो गैमेटोजेनेसिस जो एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड जर्म सेल इन द गोनेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये दो वर्ड से बनी है, गैमेटो देन जेनेसिस. गैमेटो मतलब होता है गैमेट्स, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन. तो सिंपली वी कैन डिफाइन कि गैमेट फॉर्मेशन को ही हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. Certain gonadial cells which are extragonadial in origin, these gonads transform and mature into highly dissimilar specialized sex cell. अभी हमने एक वर्ड यूज किया दैट इज हाईली डिसिमिलर. हाईली डिसिमिलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पर्म एंड ओवम का अगर हम देखेंगे साइज, शेप एंड प्रोडक्शन नंबर देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, मोबाइल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना होता है, साइज में बहुत माइक्रोन छोटा होता है, और प्लस उसका नंबर जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. बट ओवम जो है वो जनरली एक ही प्रोड्यूस होता है वंस पर मंथ, और साथ ही साथ उसका जो साइज होता है वो स्पर्म के मुकाबले बहुत बड़ा होता है. ठीक है, यानी कि वो अबाउट 1 सेंटीमीटर उसका डायमेंशन उसका होता है. ठीक है, बट कॉमन चीज़ ये है कि इनके जो स्टेप्स है फॉर्मेशन वो 3 फेज में होती है.
और दोनों में ये तीनों फेज देखी जाती है। ठीक है, अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो जो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो पहला स्टेप है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो डिवीजन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस हमने पढ़ा है पहले भी पिछली क्लासेस में कि माइटोसिस डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है। माइटोसिस वो डिवीजन होता है जिसमें जो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, जो डिप्लॉइड सेल है वो वैसी की वैसी डिप्लॉइड में ही कन्वर्ट होती है थ्रू द मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन। ये पहला जो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें जर्म सेल क्या होती है, मल्टीप्लाई होती रहती है माइटोसिस के थ्रू। सेकेंड जो होता है वो है ग्रोथ फेज। इसमें जर्म सेल जो है वो साइज में बढ़ती है। ठीक है, तो पहले वो स्मॉल रहती, जैसे हमने अभी ओवा में देखा कि कैसे वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो पूरा एक मिच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये दो फेज होने के बाद थर्ड फेज आती है मैच्योरेशन। इस मैच्योरेशन फेज में मेन वर्क होता है। इसमें क्या होता है कि मियोसिस होता है, डिवीजन, एक जो सेल डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो आपका 2n जो गैमेट है वो कंप्लीट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है n में, यानी हैप्लॉइड में। क्यों ऐसा होता है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में होते हैं टोटल 23 पेयर्स, यानी कि अगर आप उसको पूरा होल नंबर में देखेंगे 23 पेयर को हम 46, है ना, डबल पेयर में होते हैं। तो अगर ये 46 पेयर स्पर्म से भी ओवा से भी 46 और स्पर्म से भी 46 अगर क्रोमोसोम मिलते हैं, तो आने वाला जो जनरेशन है या इंडिविजुअल है वो तो 92 क्रोमोसोम वाला हो जाएगा। एंड इट इज़ पॉसिबल कि जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें हमसे ज़्यादा क्रोमोसोम हो, 92 हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो टेक्निक डेवलप की है ह्यूमन बॉडी ने और बाकी मैमल्स की बॉडी ने भी, दैट इज 23 क्रोमोसोम ही जाता है ओवा में और 23 क्रोमोसोम ही जाता है स्पर्म में। ऐसा हो पाता है एक डिवीजन के थ्रू, उस डिवीजन का नाम है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, मियोसिस डिवीजन। अब भी डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, और हाफ होने के बाद वो 23 जाता है, यानी कि आने वाली जनरेशन में वो क्रोमोसोम का नंबर जो रहता है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये तीन फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। अब तीनों फेज को हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर। सो ये एक जो टिपिकली जो डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट लाइक जो आपको दिखा रहा है दोनों ही टाइप के गैमेट फॉर्मेशन को। लेफ्ट साइड दैट इज मियोसिस, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड राइट साइड दैट इज oogenesis। ठीक है, ओवा प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो तीनों में जो फेजेस हैं वो कॉमन है, बट डिफरेंस ये है कि लास्टली आप देखेंगे कि जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनका नंबर 4 है, बट ओवा बन रहा है तो उसमें एक एग सेल है और बाकी 3 पोलर बॉडी बन रही है। ठीक है, तो ऐसा ये कैसे डिफरेंस आ रहा है, तो शुरू में तो जर्म सेल दोनों में इक्वल इक्वल है। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होने के बाद, oogonia डेवलप होने के बाद, ग्रोथ फेज में जाने के बाद इसमें मियोसिस 1 होता है जिसमें मल्टीप्ले रिडक्शन डिवीजन होता है। फिर मियोसिस 2 जो रहता है उसके जैसा ही रहता है, बट इसमें जब रिडक्शन जो डिवीजन होता है तो उसके बाद एक एक्सेल बनती है, ये अनइक्वल डिवीजन होता है, और सेकेंड जो है पोलर बॉडी बनती है। बाद में जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वही 2 पोलर अलग बॉडी में डिवाइड हो जाती है, और ये एग से एक अलग पोलर बॉडी और एक एग डेवलप होता है। इसको आगे हम और अच्छे से डिटेल में देखते हैं इंडिविजुअल प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटो, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट द फ्लो चार्ट और डायग्राम। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए जो उसका साइट है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ऑफ द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहती लाइंड रहती है जर्मिनल एपिथेलियम से। ठीक है, उसमें जो है प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं बहुत सारी टेस्टिस के अंदर, और उसके साथ सर्टोली सेल्स भी होती है जो न्यूट्रिशन का काम करती हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम जो रहता है वो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम टेस्टिस में मल्टीप्लाई होते हैं बहुत सारे। ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये जो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा। ठीक है, फिर बाद में ग्रोथ फेज आती है जिसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रोथ होती है उसकी। ठीक है, साइज में वो इंक्रीज होते हैं।
फिर ग्रोथ फेज आने के बाद उसमें जो थर्ड फेज है, फेज ऑफ मैच्योरेशन आता है, तो उसमें पहला होता है मियोटिक डिवीजन 1, जिसमें जो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, 23+X 23+Y अलग अलग हो जाते हैं। फिर बाद में जो मियोसिस 2 होती है उसमें वापस से वो माइटोटिक डिवीजन के जैसा ही होता है कि वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस स्टेप में होती है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें एक स्पर्म का प्रोडक्शन होता है पूरा, मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है स्पर्म का। ठीक है, अब नाउ आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि एक टॉपिक है, एक सब टॉपिक जिसमें बताते हैं कि हाउ द सेक्स इज डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। सो उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, 23+X वाला और 23+Y वाला। ठीक है, अब पता है कि ओवा में तो सिमिलर टाइप के ही क्रोमोसोम होते हैं दोनों, मतलब ओवा में। ठीक है, तो ओवा से अगर ये 23+X वाला क्रोमोसोम स्पर्मेटिड जो है फ्यूज होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है गर्ल चाइल्ड। ठीक है, लेकिन अगर वो वाई वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है मेल चाइल्ड यानी बॉय। तो ये इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग में। तो उसमें क्रूशियल रोल जो प्ले करता है वो है वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल। ठीक है, फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो आगे इस टॉपिक को हम और बाद में डिस्कस करेंगे इन फर्दर मॉड्यूल्स। सो फिर आगे देखते हैं कि स्पर्म जो है वो साइटियम के तौर पे वो डेवलप होता है, यानी कि स्पर्म एक इंडिविजुअल नहीं डेवलप होता है, वो एक ब्रिज कनेक्शन, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, यहाँ पे आप ब्रिज देख सकते हैं पूरा जुड़ा है एक दूसरे से। बाद में जब वो डिफ्रेंशिएट होता है तो रेसिड्यूअल बॉडी अलग हो जाती है और स्पर्म जो है उसमें से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो एक साथ डेवलप होते हैं। डिफ्रेंशिएशन देखेंगे स्पर्मेटोसाइट का कि क्या इन्वॉल्व है, कैसे मैच्योरेशन होता है स्पर्म सेल में, या कैसे स्पर्म सेल का मेटामॉर्फोसिस होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यूक्लियस का क्या काम है कि वो हैप्लॉइड गैमेट्स को कैरी करता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पे ये है कि वो पावर देता है एनर्जी के लिए, गोल्गी अपैरेटस सिक्रीशन के लिए है, और सेंट्रियोल फ्लैजेलम के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बाद में फर्दर वो जो है एक साथ अरेंज होना शुरू होते हैं। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो फिर भी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। सेंट्रियोल जो है फ्लैजेलम बनाना शुरू होता है और एक वेसिकल बन जाती है जो एक्रोसोमिकल वेसिकल बोलते हैं। बाद में और आगे वो उसी तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में रिड्यूस करना इज द मेन प्रॉब्लम और मेन फंक्शन, क्योंकि साइटोप्लाज्म अगर बहुत ज़्यादा होगा तो स्पर्म मोबाइल नहीं बन पाएगा। तो स्पर्म को मोबाइल बनाने के लिए साइटोप्लाज्म को बहुत कम होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म को कम करने और स्पर्म का एक पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए हो रही हैं। आगे हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो स्पर्म कैसे डेवलप होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में कैसे कम होता गया, और जो गोल्गी एपरेटस है वो अलग हो गया, रेसिड्यूअल फॉर्म में अलग हो गया, और यहाँ पे स्पर्म के जो पीछे में माइटोकॉन्ड्रियल अरेंज होना शुरू हो गए। ठीक है, गोल्गी के रिमिनेंट अलग हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई, एक्रोसोम जो कैपिंग बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक्रोसोमल वेहिकल ने कैपिंग बना ली इस तरीके की। ठीक, फिर और नीचे देखेंगे तो उस तरीके से एक पूरा डेवलप हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो रहे हैं, एक्रोसोमिकल वेसिकल बन गए। एक्रोसोम क्या करता है, जब एग का पिनिट्रेशन होता है स्पर्म के थ्रू, तो एग को पिनिट्रेट करने में, वो लाइजिन करने में उसकी वॉल को, ताकि वो अंदर जा सके न्यूक्लियस, वो काम आता है। ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया पूरे इसमें अरेंज हो जाते हैं एज स्पाइरल फॉर्म में। ठीक है, और एक पर्टिकुलर शेप डेवलप हो जाता है स्पर्म का। माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्रोसोमिकल वेसिकल उसको लाइसिन करने के काम आती है, न्यूक्लियस उसका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, और फ्लैजेलम उसको मूवेबल बनाता है। ठीक है, तो एक टिपिकल स्पर्म का जो शेप डेवलप होता है, स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे उसमें, तो टिपिकल स्पर्म के 4 वो होते हैं। एक होता है हेड उसका फर्स्ट, फिर सेकेंड है उसका नेक, थर्ड मिडिल, और फोर्थ टेल। ठीक है, एंड पीस जो है टेल का ही एक पार्ट है जो एकदम एंड एंड में होता है। ठीक है, एक्रोसोमिकल वेसिकल जैसे मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पूरे बैंड के फॉर्म में अरेंज हो गए, एक्सोनिम जिससे वो निकलती है। तो ये पूरा टिपिकल स्पर्म का शेप उसको एडेप्टिव बनाता है, और
स्पर्म की जो लाइफ होती है या उसकी जो वाइटलिटी होती है वो ओनली अबाउट 24 आवर्स ही होती है। यानी कि अगर वो 24 आवर्स तक के सक्सेसफुल हो जाता है ओवा तक पहुंचने में, तभी एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होता है। अदरवाइज ये स्पर्म जो है आफ्टर दी 24 आवर्स वो उसकी डेड हो जाती है, या वो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होके वो डेड हो जाता है स्पर्म सेल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज इस प्रोसेस का, गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड पार्ट है, दैट इज oogenesis। तो इसमें हम देखेंगे oogenesis में क्या क्या होता है। तो ये पहले मैंने ओवरी का स्ट्रक्चर आपको बताया है, एक बार मैं और इसको डिस्कस कर देता हूँ कि ओवरी में क्या क्या होता है। तो ओवरी का टीएस है, उसमें ब्लड वेसल्स होती है, जो एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है। जो रेड वाली दिख रही है वो आर्टरी है, और जो येलो ब्लू वाली दिख रही है वो वेन है। ठीक है। अब नाउ उसमें प्रीमोर्डियल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पहले से बने होते हैं। वो डेवलप होके प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, फिर वो और डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल जैसे मैंने उसमें बताया था, और फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद वो ओव्यूलेशन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है। बाद में वो कॉपर्स लूटियम, और फिर कॉपर्स लूटियम के बाद कॉपर्स अल्बानिकस के फॉर्म में डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है। अब एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे oogenesis का। तो जैसे मैंने बताया कि पहले फीटल लाइफ में ही इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो फीटल लाइफ में क्या होता है, जो oogonia होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे डिवाइड हो के बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, लेकिन ये मेटाफेज उसमें अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ रुक जाते हैं, उसके बाद उसका डिवीजन नहीं होता। फिर आफ्टर द बर्थ और आफ्टर द प्यूबर्टी वो वंस इन पर मंथ जो है ओवरी से रिलीज होते हैं और उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब डेवलपमेंट होता है तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है एक मियोटिक डिवीजन में। फिर जब सेकेंड टाइप का डिवीजन बनती है, ठीक है, और एक ओवम बनता है। बाद में जो फर्स्ट पोलर बॉडी अगेन डिवाइड हो जाती है दो पोलर बॉडी में, और तो इस तरीके से टोटल 3 पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बनता है। ठीक है। इस तरीके से आगे हम इसको और देखेंगे कि कैसे बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देख लेते हैं। तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी। थिकनेस बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लेयर बढ़ते जाते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। ओवम के उसमें बनने से जो मिच्योर फॉलिकल होता है, ग्रेफियन फॉलिकल बोल सकते हैं, या ओवा जो बनता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है डेंस, उस साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल गैन्यूज होते हैं, कोरोना रेडिएटा उसकी फॉलिकुलर सेल्स होती है उसके चारों तरफ, और जेना पेल्यूसिडा एक जेली कोट रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से एक पूरा मेच्योर ओवम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, ये पूरा एक समरी है आपकी जो पूरी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस का, जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही देखने को मिल रही है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है वो वंस इन पर मंथ रिलीज होता है, एक पोलर बॉडी बनती है। ठीक है। फिर बाद में वो रिलीज होने के बाद एक और बार डिवीजन होता है, तो एक ooted या ओवम बनता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। बाद में ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है अगेन वो डिवाइड होकर 2 पोलर बॉडी बन जाती है। तो इस तरीके से टोटल 1, 2 एंड 3 पोलर बॉडी बनती है, और तीनों पोलर बॉडी का काम होता है नरिशमेंट का। यहाँ हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से देखा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से जो बने हुए स्पर्म्स है वो जब आके फ्यूज होता है, तब दोनों जब एन और एन फ्यूज होने के बाद फिर से एक जाइगोट बना लेता है जो 2n होता है, और बाद में फर्दर एम्ब्रियो होता है जो इम्प्लांट होता है जाके यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद वो धीरे धीरे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद वो एक न्यू नेटल या इन्फेंट में डेवलप होता है, फीटस में डेवलप होता है। फीटस जब बॉर्न होता है तब वो बेबी के फॉर्म में बॉर्न होता है। तो इस तरीके से आगे जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो ये आपका पूरा था oogenesis और spermatogenesis अंडर द टॉपिक ऑफ गैमेटोजेनेसिस। सो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ आया। फिर भी if any question or doubt arise in your mind, you can simply ask me, or you can comment upon it. uh, so thank you for watching this video, and I hope you understood the topic very well and make important note from it.